गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे। सर जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, लास्ट लेक्चर में भाई हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पढ़ा था, और फाइनाइट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने। डिस्कशन, हाँ बिल्कुल बेटे, डिस्कशन तो जरूर करेंगे। निकालो शीट वगैरह निकालो, है ना, डिस्कशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट निकालिए भाई। यस सर।
हाँ बच्चों बोलो, कोई डाउट्स नहीं है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट से? नो सर। पार्ट 1 का E5। पार्ट 1 का A5, पार्ट 1 का 7th क्वेश्चन, पार्ट 1 का A5, पार्ट 1 का 7th क्वेश्चन। देखो देखो बेटे क्या है, मैं एक्चुअली वो मेरा शीट डाउनलोड कर रहा था बेटे। सर जो आपने शीट डाउनलोड किया वो ग्रुप पे भेज सकते हो क्या? देखो A5 देखते हैं। A5 हमें क्या दिया हुआ है? टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 न्यूटन, है ना? ये दो स्फीयर्स हैं और कितना फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं बच्चों? 0.108 न्यूटन का फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं। एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का नेगेटिव बोल रहे हैं, तो 0.108 कितना हो जाएगा बच्चों? K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर की वैल्यू भी दी हुई है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 0.25 Q1 Q2, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। तो 0.108 किसके बराबर आ जाएगा? 36 इंटू 10 की पावर 9। यस, तो Q1 इंटू Q2 की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 0.108 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 108 बाई 36 इंटू 10 की पावर 6, राइट? सॉरी 10 की पावर 12, 12 12 12, तो ये 10 की पावर 12 आ जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 को कितना लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 की पावर -12। ये Q1 इंटू Q2 कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, okay, that PDF you want on the group, right? Let me see. अच्छा एक बार ये सवाल बता देता हूँ फिर उसके बाद देखो। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, हमने इन दोनों को टच कर दिया आपस में, इन दोनों को टच कर दिया और फिर सेपरेट कर दिया, तो अब इनके पास चार्ज कितना हो जाएगा बेटे? Q1 माइनस Q2 बाई 2 एंड Q1 माइनस Q2 बाई 2, कितना चार्ज दोनों के पास अब हो जाएगा? तो अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल करेंगे? K Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये किसके बराबर आएगा? 0.036 न्यूटन ये दिया।
अच्छा आर की वैल्यू क्या है, आर तो वही है 0.5 का स्क्वायर है 0.25, तो ये 36 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये 0.036 है। तो ये 1000 नीचे आएगा, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12, या Q1 माइनस Q2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है बच्चों, ऐसा आ जाएगा। तो बस इस हिसाब से अपन ये वैल्यू पता लगा सकते हैं, है ना? पता लगा सकते हैं कि नहीं भाई? यस सर। आप मतलब किसी भी, जैसे Q1 को लिख दो, Q1 को लिख दो Q2 प्लस 2 माइक्रो कूलम के टर्म्स में कर लो, मतलब इसको ऐसा लिख लो 2 इंटू 10 की पावर, Q1 की वैल्यू को यहाँ पर कर दो, तो Q2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -12, तो आ जाएगा Q2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 -3 इंटू 10 की पावर -12 इज 0। ना ना ना, न्यूट्रल क्यों हो जाएंगे भाई, मैंने बताया था ना, जितना भी टोटल चार्ज है वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। वही इनके पास अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता, मान लो इसके पास Q1 है, इसके पास -Q1 होता, तो फिर क्या होता, ये न्यूट्रल। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, और 3 इंटू 10 की पावर -6 -1 इंटू 10 की पावर, तो क्या हो जाएगा, Q2 कॉमन आ गया, तो आ जाएगा Q2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -6 माइनस ऑफ 10 की पावर -6 आ जाएगा, तो Q2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या है, Q2 की दो पॉसिबल वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, Q2 इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम, या Q2 इक्वल टू 1 माइक्रो। और अगर Q2 को -3 रखोगे आप, Q2 को -3 रखोगे बेटे, तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 1 माइक्रो कूलम। और अगर Q2 को 1 माइक्रो कूलम रखोगे तो Q1 3 माइक्रो कूलम है, नहीं? तो ऐसे ऐसे इनके पास चार्ज। और बोलिए बच्चों, और क्या डाउट है? Q1 इंटू Q2 -3 इंटू 10 की पावर -12 होगा ना। हाँ, तो मैंने चार्ज को एक को Q1 और दूसरे को -Q2 माना हुआ है ना, एक को Q1 दूसरे को -Q2 माना हुआ है, तो एक 1 माइक्रो कूलम होगा तो दूसरा -3 माइक्रो कूलम। अच्छा देखो, एक एक करके पहले सेक्शन ए के डाउट निपटाएंगे भाई। A7 में भी डाउट है किसी को? ठीक है, A7 में भी डाउट है, पहले A7 की बात कर लेते हैं, फिर सेक्शन बी पे आएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि सर A7 में +Q को स्टेबल बताया है, लेकिन सर जो हमने जो क्लास में किया था उसमें -Q को स्टेबल किया था। बेटे हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया था,
यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। देखो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस फॉर ई एंड ई इज एल। फॉर ई और ई नाम के पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनके बीच की दूरी क्या दी गई है, एल दी गई, दोनों पॉजिटिव। हाउ शुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी अरेंज, इक्विलिब्रियम वो तो आपने पता लगा ही लिया है। अंडर व्हाट कंडीशन विल इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू बी स्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑन द लाइन जॉइनिंग फॉर ई और ई। इस लाइन के अलोंग की बात कर रहे हैं बेटे, ऐसे इस तरह के डिस्प्लेसमेंट्स के लिए। तो देखो क्या है, अगर मान लो अपन ने नेगेटिव चार्ज ले लिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, उसको जैसे ही मैं इस इधर वाले चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करूंगा, इसका अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ जाएगा, तो वो और इधर चला जाएगा। उसी तरह से अगर इधर डिस्प्लेस करूंगा तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, तो और इधर चला जाएगा। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना भाई। जबकि क्या है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर लेते हो तो जब उसको इधर राइट में भेजोगे तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो फोर्स इधर लगेगा। जब उसको इधर भेजोगे तो इसका रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो हेलो सर। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात समझ में आई बेटे। सर पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो रिपेल कहाँ से आ गया? नहीं, क्लास में हमने देखो इस तरह की बात करी थी, हमने कहा था इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ माइनस क्यू को रखेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। ठीक है, पैरेलल वाला क्वेश्चन में भी माइनस क्यू को स्टेबल कहा था क्या मैंने क्लास में, ऐसा कहा था क्या भाई? एक बार रुको, मैं देखता हूँ, नोट्स तो होंगे अपने पास। रुको रुको, तो मेरे को देखने दो। आठ जुलाई के नोट्स, 4 जुलाई के नोट्स में। 4 जुलाई के, बेटे वो जो अपन ने एक -4 क्यू/9 जिसका आंसर आया था, उस क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या आप? -4 क्यू/9 जिसका आंसर आया था उसकी बात कर रहे हो क्या बेटे? उस क्वेश्चन में हमने स्टेबल अनस्टेबल की बात ही नहीं करी थी ना, उसमें तो हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन पता लगाई थी।
ठीक है। और उस क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज इसलिए लेना पड़ा था क्योंकि साइड वाले चार्जेस को भी इक्विलिब्रियम में रखना था। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने स्टेबल और अनस्टेबल की तो बात ही नहीं करी थी। अच्छा, अब ए सेक्शन के डाउट क्लियर हो गए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए पूरा हो गया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए ये हो गया। अब सेक्शन बी पे आ जाओ भाई। सेक्शन बी में क्या डाउट है वो। B2, B2 क्या बोल रहे हैं साहब? व्हाट इज B2? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इतना is created between two parallel charge plates as shown in the figure। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये B2 क्वेश्चन की बात होगी। अब क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे प्लेट्स के पैरेलल वेलोसिटी के साथ इस रीजन को एंटर करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी हुई है 91 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर। ये दिया हुआ है 91 इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर फोर्स ऊपर लगने लगे, राइट? तो उसका ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा हो। और वी नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये वी नॉट की वैल्यू दी हुई है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 1 मीटर। 1 मीटर हर प्लेट की लंबाई। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें क्या पता लगाना है कि जब वो फील्ड के रीजन के बाहर आएगा तो उस इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो ओरिजिनल वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रही होगी, ये हमें पता करना। तो कैसे पता लगाएंगे भाई? देखो, ये जो प्लेट के पैरेलल वेलोसिटी है उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो तो वी नॉट की वी नॉट ही रहेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बढ़ेगी। तो इसको देखो, ये हम x डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दें तो डिस्प्लेसमेंट L हुआ है और इस दिशा में वेलोसिटी v नॉट रही शुरू से लेकर एंड तक। तो इसका मतलब टाइम जो इसको लगा होगा यहाँ से वहां जाने में वो L/v0 लगा होगा। तो 1/4 इंटू 10⁻³ 0.25 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतना टाइम इसको लगा है। इतने टाइम में ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन रहा होगा स्मॉल ई कैपिटल E बाई m। तो ये एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बड़ी होगी, तो u प्लस एक्सेलरेशन E बाई m इंटू टी टाइम t लिख देते हैं। t की ये वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ यहाँ तो 1.6 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ है ना ये, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है 91 इंटू 10⁻⁻। मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और टाइम है 0.25 इंटू 10⁻⁻। मैंने v इक्वल टू u प्लस 80 वाली इक्वेशन लगा दी। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन। तो देखो, ये ऐसे होकर के इधर 10⁻⁻32 आ जाएगा। 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.6
इंटू 19 और 6 25 और 3 28, तो 10 की पावर 4 इंटू 0. ठीक है, तो इसको 1/4 लिख करके इसको 0.4 लिख लें यहाँ, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता चल जाएगा मेरे को। वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता चल जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर। तो देखो x कंपोनेंट भी 4 इंटू 10 की पावर 3 था, y भी 4 इंटू 10 की पावर 3 आ गया, मतलब 45 डिग्री एंगल मिलेगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? सर इलेक्ट्रॉन को या टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्या या कम? अरे यार देखो, कभी भी तुम टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ठीक है टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है अपने को, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इटसेल्फ, तो आपको उस पर एफर्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। और बोलिए। बी सेक्शन से बाकी डाउट, ये तो B2 हो गया, उसके अलावा क्या डाउट्स है बच्चों? B3 में भी डाउट। देखो बेटे क्या है B3। Two point particles A and B having charge 4 microcoulomb and minus 64 microcoulomb are held at separation of 90 सेंटीमीटर। इनको 90 सेंटीमीटर पे हमने रोक के रखा हुआ है, हाँ, वरना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। Locate the points on the line AB or on its extension where electric field is zero। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो हो सकता है? अब देखो, ये पॉइंट है ए, ये है बी, इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट हम लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जनरेट कर रहे हैं। ये 4 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव है तो अपने से अवे जनरेट कर रहा है, -64 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव है तो अपनी तरफ जनरेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ही आ गया, ठीक है। तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा। बी पॉइंट के राइट में जाओगे तो बी पॉइंट अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ए पॉइंट अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ए का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा ही रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन क्या है, एक तो बी का चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, ऊपर से आप ऐसे रीजन में पहुंच गए जहां पर बी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा ए की तुलना में कम रहेगी, चार्ज भी बढ़ा डिस्टेंस भी कम, तो भैया ये तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हाँ, इस रीजन के बारे में यदि एनालिसिस किया जाए तो बी प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, ए प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, है ना, और ए का चार्ज कम है, डिस्टेंस भी कम है, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट मिलने की संभावना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं डी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट से डी डिस्टेंस लेफ्ट में जीरो होता है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूडों को इक्वेट कर दो आप। तो 4 माइक्रोकूलम की वजह से क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, और -64 माइक्रोकूलम की वजह से क्या लिखूंगा, के 64 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 90 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 90 प्लस डी अपॉन डी की क्या वैल्यू आ जाएगी,
64/4 तो 16 होता है, उसका रूट लेना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो 90 प्लस डी इक्वल टू 4D, यानी डी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू। और बोलिए भाई, और क्या डाउट है? हाँ भाई, सेक्शन बी से और कोई डाउट है? पहले सेक्शन बी के डाउट डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 सेक्शन बी, कोई डाउट नहीं है? ओके, अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 से क्या डाउट है वो पूछ लो। हाँ, वो वाला सब एक्सप्लेन कर देंगे, लास्ट लेक्चर का लास्ट सब एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार शीट डिस्कस कर लो बेटे, फिर सब कर देंगे। हो गया, शीट का डिस्कशन खत्म हो गया, ऐसा मान लें अपन। यस सर। B6, B6 कौन सा, पार्ट 1 का पार्ट 2 का बेटे? B6 पार्ट 1 और पार्ट 2? पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 का A3 और A4 में भी डाउट है, ठीक है, वो भी बताते हैं। देखो क्या है पार्ट 2 का B6। भाई देखो, ये हमें दिया हुआ है, इधर पॉजिटिव चार्जेस और इधर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो? देखो, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से थोड़ा एंगल इधर जाओ, यहाँ से थोड़ा एंगल इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर वाला अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी नीचे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे ही तो आ रहा है।
ये इधर वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहा है अपने से अवे, ये प्रोड्यूस कर रहा है अपनी तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है, नीचे ही तो आ रहा है। ऐसे तुम सिमेट्रिकली पॉइंट लेते चले और आपस में उनको ऐड करते चलो तो सबका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। रिजल्टेंट विल बी अलोंग ओसी। समझ में आया बेटे? ओसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट। पार्ट 2 का A3 और A4 पूछना है। पार्ट 2 का A3। Two similar very small conducting spheres having charge 40 microcoulomb and minus 20 microcoulomb are some distance apart. Now they are touched and kept at the same distance. The ratio of initial, देखो initial force कितना है, K into 40 microcoulomb into 20 microcoulomb divided by R। फाइनल फोर्स लिखेंगे तो देखो जब इनको टच करोगे तो चार्ज कितना कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20/2, 40 माइनस 20/2 दोनों के पास चार्ज हो जाएगा, यानी 10 माइक्रोकूलम दोनों के पास चार्ज आ जाएगा। तो के 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल और फाइनल फोर्स का यदि रेशो पता करना है आपको तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 20, 800/100, यानी 8:1। yes। अब A4 की बात अगर करें तो वो कैसे करेंगे, 2 point charges placed at distance R exert a force। अरे ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में किया है ना बच्चों हमने, हैं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को किसके इक्वेट करना है, K डिवाइडेड बाई 16 इंटू Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर। के Q1 Q2 से के Q1 Q2 कैंसिल होता है, आर डैश स्क्वायर आ गया आर स्क्वायर बाई 16। तो आर डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, आर डिवाइडेड बाई 4। एट विच दे एक्सपीरियंस फोर्स 4F। अच्छा, बाद वाला फोर्स हमें कितना है करना है, पहले वाले का 4 गुना करना है। तो इसको 4 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 नीचे आएगा तो इधर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर बाई, है ना, 16 8 है। समझ में आई बात बच्चों? A3 A4 कौन पूछ रहा था उसको समझ में आ गया? ओके। और ये इसके पहले B6 किसने पूछा था, B6 समझ में आ गया था भाई? ओके ठीक। तो यानी अब हमारा, अब क्या हमको करना है, अब आगे बढ़ें, अब आगे पढ़ेंगे बच्चों, Yes, sir. आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ा जाए। हाँ सर। Yes, sir. आगे पढ़ने की जो बात है उसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं आप ये बताओ कि जो वो पिछला लास्ट लेक्चर का लास्ट सम कैसे किया था आपने। तो देखो लास्ट लेक्चर का लास्ट सम क्या था, मेरे ख्याल से वो ऐसा था कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ग्रेविटी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और आर रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अब कैसे करेंगे भाई, फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर,
ऐसा लिखना चाहिए हम, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन फॉर सर्कुलर पाथ। क्या है कंडीशन फॉर सर्कुलर पाथ? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर must be equal to mv स्क्वायर बाई। अब देखो, ये तो पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस करता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा, ऐसे वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में वो फोर्स लगेगा, जो कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कहलाएगा। यही तो है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो कितना फोर्स लगेगा? फोर्स को हम लिखते हैं, वैसे तो क्यू ई वेक्टर लिखते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड की जहां तक बात है तो मॉड क्यू इंटू मॉड ई ऐसा लिख देते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू 2k लैम्डा बाई आर, और इसको किसके बराबर करेंगे? एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर करेंगे। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा ई बाई एम, इस पूरे का अंडर। और चाहे तो k की वैल्यू हमने पुट भी कर दी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एम एप्सिलॉन। ये बात समझ में आई बच्चों? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, इसी को रिपीट करने की बात कर रहे थे। क्या डाउट था इस क्वेश्चन में? आसान था यार ये। देखो आगे चलते हैं, कुछ सवाल और करेंगे। ओके ओके ओके। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था सर सेमी इनफाइनाइट वायर को भी समझा देना। देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर समझाने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, तुमको सेमी इनफाइनाइट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, मान लो हमसे कहा जाए कि एक लॉन्ग वायर है, और वो ऐसे, ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0,0 एंड देन एक्सटेंड्स अप टू इन, and it is placed along x axis। किधर रखा हुआ है बेटे? x axis के along रखा। कहाँ तक जा रहा है ये? इंफिनिटी तक जा रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कोई y एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दें, तो वो लाइन बेसिकली क्या है बच्चों? दैट इज y एक्सिस। और इधर x एक्सिस के पैरेलल ये वायर रखा हो। तो हमें क्या करना है? A, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता, एंड एट
सर सर भाई देखिए 0, D पे पता लगाना आसान है, पहले 0, D का बताया। क्या करें, वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D आ जाएगी। ठीक है, अब देखो दो कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, एक पैरेलल, तो Y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं, K लैम्डा बाई D इंटू साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90, तो K लैम्डा बाई, X वाला क्या लिखूंगा, अब देखो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो K लैम्डा बाई D, इस तरफ वाला एंगल cos 90 माइनस cos, तो ये आ जाएगा माइनस K लैम्डा बाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, D कितना आ जाएगा, माइनस K लैम्डा बाई D आई कैप प्लस K लैम्डा बाई D जे कैप। ठीक है, और A, B पे अगर पता लगाना है, तो A, B से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस B आएगी। अब मुझे क्या करना है, यहां से एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना, तो ये वाला एंगल और उधर जो एंगल बन रहा है वो देखना पड़ेगा। अब Y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लिख देंगे, K लैम्डा बाई B इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो वो हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस साइन 90। और X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा, K लैम्डा बाई B, ये राइट साइड पॉजिटिव है, तो इस तरफ जो एंगल सबटेंड हो रहा है यानी कि cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, माइनस K लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आई कैप प्लस K लैम्डा बाई b 1 प्लस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। ये ऐसा आएगा बच्चों, देखो जरा। हाँ, अरे तुम लोग को आंसर बोलने का पूरा मौका है भाई, आंसर बिल्कुल बोलो, चैट बॉक्स में लिखो आंसर। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो एक्स डायरेक्शन में होता है, कॉस थीटा वाई में होता है, ये आपने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने गलत किया है क्या कुछ? नहीं सर। बेटे एक्स और वहां पे वायर कैसे रखा हुआ था, वहां पे वायर जब हमने वो फॉर्मूला लिखा, वायर ऐसे रखा हुआ था। अभी समझा बेटे? ओके।
ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे याद रख सकते हो तुम, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, वायर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आएगा, और जो वायर के पैरेलल डायरेक्शन है उसमें कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आएगा। अगले सवाल पे चले बच्चों। यस सर। आपकी आवाज अब आ रही है, मैं वॉल्यूम कम की हुई थी मेरे सिस्टम की, अभी मैंने देखा अभी बढ़ाई। ओके, सर वो आपने क्या बोला, साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे मारने का? साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लेना है, देखो बेटे, तुम ऐसे याद रख लो फॉर्मूले को कि जो वायर जिधर भी रखा रहे ना, तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और वायर के पैरेलल डायरेक्शन में लिखेंगे के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। अगर वायर ऐसे रखा हुआ था तो क्या होगा, इस डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, और इधर वाला आएगा कितना, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। और अगर वायर ऐसे रखा हुआ होता, ऐसे रखा हुआ होता, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये वाली हो जाती, तो इधर हम लगाते के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, और पैरेलल ये हो जाती तो इधर लगाता के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, और इसमें थीटा वन थीटा टू क्या लेते हैं, ये लेता थीटा वन, इधर वाला लेता थीटा। क्योंकि मैं राइट साइड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो जिधर पॉजिटिव साइड है उस तरफ बनने वाला एंगल को थीटा वन लिया जाता। क्लियर है बच्चे अभी? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके। अच्छा, अब देखो और एक सवाल करते हैं, इसी का करते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का ही करते हैं। मान लो हमें ऐसा वायर, ये थीटा एंगल है, इनके बीच में एंगल है थीटा। एक इस वाले वायर के लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी है माइनस लैम्डा। नाउ देयर इज अ पॉइंट ऑन द
एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज वायर्स, इस वायर्स के एंगल बाइसेक्टर पर एक पॉइंट। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d दी गई है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। मैं भी लगा कलर इधर का तो वो सर चलना कितना जल्दी क्यों सो गए? तो संजना इतना जल्दी क्यों सो गए? तो मेरा भी बाजू उठी थी ना, मेरे भी बाजू उठी थी ना। हाँ बेटा, क्या आया? सो के आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मेरे को आके उठाना चालू कर दिया उसने। गुस्सा था मेरे को। देखो, हाँ, किसी का आंसर आया है तो बताओ भाई। ओके ओके, सर हाँ बेटा, क्या आया? 2k lambda by 4k lambda by d sin theta by 2 into cos theta by 4। इंटू कॉस थीटा बाई 4 ऐसा भी आ रहा है क्या? यस सर, cos theta by 4 आ रहा है। देखो, ये माइनस लैम्डा वाला जो वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, राइट? तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो प्लस लैम्डा वाला जो वायर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, राइट? अब देखो क्या है, हाँ, कॉट थीटा टाइप की टर्म बनेगी इसमें शायद।
खैर देखो देखेंगे क्या है, ये ऐसा इधर जा रहा है, अब ये पूरा एंगल यहाँ से 90 डिग्री आएगा, इसको भी इधर से एक्सटेंड करूंगा तो ये एंगल भी 90 आएगा, ये वाला एंगल θ/2, ये एंगल भी θ/2, इधर एंगल बनेगा 90 माइनस θ/2, ये एंगल भी बनेगा 90 माइनस θ/2। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और समझो कि ये वाला एंगल थीटा ही आ जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा, तो इधर जो एंगल बनेगा वो फिर से 90 माइनस θ/2। अच्छा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर्स की इस पॉइंट पी से, वो ये वाली डिस्टेंस है, इसको d sin θ/2 लिखेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E और E है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E cos θ/2 प्लस E cos θ/2, यानी 2E cos θ/2, ऐसा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यानी 2E को क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई R को लिखूंगा d sin θ/2 मल्टीप्लाइड बाई cos θ/2, तो आ जाएगा 4k लैम्डा बाई d इंटू कॉट θ/2, ये आंसर है। 4k लैम्डा बाई d कॉट θ/2, ऐसा आंसर आएगा, है ना। देखो कैसे पता लगाया, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, एट ए टाइम एक बार में एक वायर को देखें अगर अपन, तो क्या है कि जैसे ये वायर ये वाला वायर पी पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो वो सीधे बस परपेंडिकुलर ही प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार से जो दूसरा वायर था हमारा, ये वाला ये वाला वायर नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये वायर की तरफ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है, तो दिस एंगल विल बी θ/2, ये एंगल भी θ/2 होगा। दिस डिस्टेंस इज d, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी d sin θ/2, और ये भी हो जाएगा d sin θ/2, तो हमने दोनों को 2k लैम्डा बाई d sin θ/2 और इसके भी मैग्नीट्यूड को 2k लैम्डा बाई d sin θ/2 ऐसा लिख, ये एंगल भी थीटा ही आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा, cos θ/2 cos θ/2 करके उसको ऐड कर। ओके ओके बेटे, कोई बात नहीं, सबको समझ में आ गया भाई कैसे आ रहा है ये। सर वो नेगेटिव वाले का 2 वो कैसे आया? क्या बेटे, भाई सर वो जो दोनों सेम ही तो हैं, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, है ना। मैग्नीट्यूड लिखते समय तो चार्ज का साइन नहीं देखते ना भाई, मैग्नीट्यूड लिखते समय चार्ज का साइन नहीं देखते। ठीक है, तुम यहाँ पे माइनस लैम्डा लिखना चाहते हो क्या, क्या डाउट है तुम्हारे मन में, यहाँ पे माइनस हाँ लैम्डा लिख दूं। हाँ अरे माइनस लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने एरो बना तो दिया, उस चार्ज वायर की तरफ एरो बना दिया ना। ओके सर। ठीक है, अब देखो एरो मैंने वायर की तरफ बना दिया, इसका मतलब माइनस साइन का काम तो हो गया है, अब तो बस मैग्नीट्यूड लिखना बाकी है, तो मैग्नीट्यूड में तो इस माइनस लैम्डा का मैग्नीट्यूड ही लिखो। लास्ट पेज देख लो भाई, लास्ट पेज क्या है।
ओके बच्चों, सर यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं लिया, उसे भी उससे भी होगा ना बेटे? साइन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में तो क्या होता है, कॉस वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाती है ना बेटे। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, तो इसलिए उसमें तो बस 2k लैम्डा बाई आर ही आंसर आता है उसका। भाई देखो, ये वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P मैंने लिया, ये डिस्टेंस R है, तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, इससे जब दूसरे वाले एंड को ज्वाइन करने जाओगे तो ये एंगल 90 को अप्रोच करेगा, इधर भी एंगल 90 को अप्रोच करेगा। अब वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको लिखते हो k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 90 प्लस साइन 90। और पैरेलल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, और ये रहेगा कितना, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की बात हुई। अब हम E पता करते हैं। E ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, E ड्यू टू सेमी सर्कुलर, ठीक है। और यूनिफॉर्मली चार्ज, ऑफ कोर्स कैसी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर, ये लैम्डा, मतलब हर जगह पर इसके बराबर बराबर चार्ज है। और इसके लिए भी हमें चार्ज को स्पेसिफाई कैसे किया गया है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है इसका। अब ये सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये हमें देखना है। तो देखो क्या करें कि अ, ऐसे थीटा एंगल पे जाते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जो कि बहुत छोटा है और सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटे, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, इतना सा हिस्सा। क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसको पॉइंट पार्टिकल की तरह से माना जा सकता है। इसके चार्ज को dq है यदि मैं कहूँ, तो dq को क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई इस छोटे से पार्ट की लेंथ। अगर रेडियस r है तो इसकी आर्क की लेंथ r d थीटा हो जाएगी, तो इसका चार्ज इतना हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये आएगा DE, ठीक है। अब ये एंगल भी होगा थीटा, और DE के अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो वो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा करके लिख सकते हैं, k dq बाई आर स्क्वायर
यानी के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, यानी के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। ये डीई की इतनी वैल्यू। अब देखो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो इसको डीई को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो हम क्या करें, इसके कंपोनेंट ले लें। जैसे जो डायमीटर के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा डीई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा डीई साइन। अब देखो, क्या आप ऐसा फील कर सकते हो कि डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा यस सर। ना? भाई देखो, अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन कहूँ तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, और ये वैल्यू 0 आ जाएगी ना, क्योंकि क्या होगा, एक एलिमेंट यहाँ जब आप इंटीग्रेट करते करते पहुंचोगे तो जब इस लेफ्ट वाले पार्ट में पहुंचोगे तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे प्रोड्यूस करेगा, राइट? इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो एक्स वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो हो एक्स जाएगा। वाला कंपोनेंट जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और वाई वाला बचे, वाई डायरेक्शन में बचे। और अगर तुम ऐसे नहीं मानो तो वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। डीई है के लैम्डा डी थीटा बाई आर और कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, इधर से लेकर के यहाँ तक सब पूरी रिंग कवर होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, ताकि ये पूरी रिंग कवर हो जाए यहाँ से यहाँ तक? इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखेंगे थीटा पे? 0 से 180। 0 से 180, बिल्कुल सही, 0 से पाई। तो के लैम्डा बाई आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा करना है अपने को 0 से पाई तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। पाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन, और डीई तो यही है हमारा के लैम्डा डी थीटा बाई आर साइन थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है, अगेन इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई, तो के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन बाहर लिखा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 कर दिया, कॉस पाई -1 कॉस 0 1, तो -1 कितना हो गया, -2, और बाहर एक माइनस साइन है तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। इसको कहेंगे 2k लैम्डा बाई। ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखो, वैसे हम एक जनरल फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसा आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है थीटा,
सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा। तो इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अलोंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और उसका यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस आर्क वो कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई, ये ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये इसको डिराइव किया जा सकता है, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रख सकते हैं। देखो जब सेमी सर्कुलर था तो थीटा 180 डिग्री था, 180 बाई 2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, तो 2k लैम्डा बाई आर आ जाता था सीधे सीधे, है ना। जैसे क्वार्टर क्वार्टर ऑफ अ रिंग हुआ, ऐसा हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। और उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री बाई, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स k लैम्डा बाई, ये बात समझ में आती है बच्चों? सर हाँ बोलो। सर वो रिंग आर्क हाफ रिंग में हम लोग लिमिट π/2 से -π/2 नहीं डाल सकते? अ, देखो लिमिट एक तो यार इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही डालनी चाहिए अपने को, है ना। जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़ रहा है ऐसा होना चाहिए, लिमिट डाल रहे हो तो थीटा बढ़ता जाए, ओके सर। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, थीटा तुम कहाँ से गिनना चालू कर रहे हो ये भी तो देखो ना यार। तुमने थीटा इस वाली लाइन से लेना चालू किया, ठीक है, उसके हिसाब से सारे साइन कॉस की वैल्यू डिसाइड हुई है। अब इस लाइन से आप -π/2 जाओगे तो ये मिल जाएगा ना अपने को, यहाँ पे थोड़ी ना है रिंग, इस जगह पे है क्या रिंग। -π/2 से π/2 तो इधर से इधर पहुंचे आप, क्योंकि यू आर मेजरिंग एंगल फ्रॉम दिस एक्सिस, तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। यस सर, समझा सर। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। बाकी अगली क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी अगली क्लास कब है, कल है क्या? कल तो नहीं। फिर आगे का टाइम टेबल नहीं आया अभी तक। ठीक है बच्चों, जब भी होगा तब अपन मिलेंगे। एक्सरसाइज में से कुछ और क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या, मैं वो देख रहा हूँ। देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 जो है ना, उसमें से आप क्वेश्चन लिख लो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में से क्वेश्चन नंबर
1 2 3 4 5 6 ठीक है बच्चों, ये कर सकते, बाकी फिर हम अगली क्लास में सर कंटिन्यू नोट्स नोट्स ओके ओके वेट वेट ओके बच्चों, नोट्स भेज दिए मैंने, ठीक है।